देखो क्या बायोलॉजी में हम लोगों को आज पढ़ना सेल के बारे में हमने लगभग पूरा आपको बता दिया है, उसके अंगों के बारे में लगभग बता दिया है। आज हमें पढ़ना कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन जैसे अभी शुरू तक हमने आपको बता दिया था। विभाजन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि कोई एक चीज़ अगर 2 भागों में टूट गई है तो 2 छोटे-छोटे भागों में टूट जाएगी। बायोलॉजी में यहाँ कोशिका विभाजन का मतलब ये है कि अगर एक कोशिका टूटती है, टूट करके अलग हो रही है, तो उसी की जैसी 2 नई कोशिकाएँ या 2 से अधिक नई कोशिकाएँ बन जाएँगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का मतलब हमने आपको बता दिया है कि कोशिका विभाजन में कोशिकाएं जब टूटती हैं तो 2 अलग-अलग या 2 से ज़्यादा अलग-अलग प्रकार की नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इसी को ही हम कह देते हैं कोशिका विभाजन। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इधर देखते हैं सबसे पहले कोशिका विभाजन की सबसे पहले जो बात की थी उन वैज्ञानिक का नाम था वार्चे। क्या नाम था? वार्चे। कोशिका विभाजन जैसी जो कॉन्सेप्ट आया सबसे पहले किसने दिया था? वार्चे ने। सबसे पहले किसने बताया था? उस वैज्ञानिक का नाम था वार्चे। वार्चे ने सबसे पहले कोशिका विभाजन के बारे में बताया। ठीक, सबसे पहले इन्होंने मतलब अपना पहला जो है इसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, इन्होंने दिया था। किसने दिया था? वार्चे ने। ठीक, और हमने आपको क्या बताया कि देखो अब मान लो जैसे एक ये कोशिका है, ये वाली, ये कोशिका है बड़ी सी, ये कोशिका है, ये कोशिका मान लेते हैं इधर, ये ठीक है, ये कोशिका, ये कोशिका अब इसमें क्या है, टूटेगी तो टूटेगी कैसे? मान लो ये जो कोशिका होती है बीच से ऐसे यहाँ से पिचक जाएगी, हैं ऐसे पिचक जाएगी, ऐसे पिचक जाएगी। ठीक, इस तरीके से। अब पिचक करके ये भाग अलग, ये भाग अलग, दोनों इस तरीके जितनी बड़ी थी पहले ही उतनी बड़ी दो नई कोशिकाओं का जन्म हो जाएगा। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? वैसी 2 नई कोशिकाएं बन जाएंगी, इसी को कोशिका विभाजन कह रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो ये वाली कोशिका है, ये वाली, जिससे ये टूट करके 2 नई बनी है, जिससे टूट करके 2 नई बन रही, तो जिससे टूट करके नई बनेगी तो उस कोशिका को कहते हैं मदर सेल। जिससे टूट करके ये वाली जो कोशिका है, ये वाली, इसको क्या कहेंगे? मदर सेल। क्यों? जैसे माता से ही तो संतान उत्पन्न होती है, तो अगर देखा जाए तो ये इनकी माता हुई इन दोनों की, इसने इनको उत्पन्न किया है, तो इस सेल को कहेंगे मदर सेल। बाकी ये दोनों जो नई बनी है कोशिकाएं, उन कोशिका को कहते हैं डॉटर सेल। हैं, अब कुछ ये सोचिए कि मदर सेल और डॉटर सेल का कह रहे हैं। मदर सेल और एक सन सेल नहीं कह सकते भाई, बेटा सेल भी कह सकते हैं। डॉटर सेल का क्योंकि जो कोशिका है इनका जो लिंग निर्धारण किया गया है वो फीमेल है, इसलिए इसको मदर सेल, और दोनों जो ये सेल बनेंगी उनको क्या कहेंगे? डॉटर सेल। बात समझ पाए? ये बात याद रखना। ठीक, क्लियर? अच्छा, तो मदर सेल और डॉटर सेल के बारे में हमने आपको बता दिया। जिस सेल से टूट करके 2 नई बनती हैं उस सेल को मदर सेल, और जो नई कोशिकाएं बनती हैं उसको क्या कहते हैं? डॉटर सेल। बात समझ पाए? इसके अलावा जंतुओं में कोशिका विभाजन ये हमने आपको बताया था सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। जंतुओं में कोशिका विभाजन क्या द्वारा होता है? सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। बताया था कि नहीं? आपको याद होगा सेंट्रोसोम जो है क्या करता है, जहाँ शरीर में जहाँ कहीं भी कोशिका क्षतिग्रस्त होती हैं तुरंत वहाँ पर नई कोशिकाओं का निर्माण करने लगता है। बात समझ पा रहे हो? सबसे तेजी से कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर के पास होता है। सबसे धीमे कोशिका विभाजन कहाँ पर होता है? ब्रेन के पास होता है। बताया था कि नहीं? ठीक, तो जंतुओं में कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। कौन करता है? सेंट्रोसोम। ये बात भी आपको बताई थी। जबकि पादपों यानी पौधों में कोशिका विभाजन कौन करता है? सेल प्लेट। ठीक है, पौधों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। अब कोशिका का जो विभाजन है ये कितने प्रकार का होता है? ठीक, कोशिका का विभाजन लगभग 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। याद रखना, सबसे पहले होता है असूत्री विभाजन। क्या होता है? असूत्री विभाजन। दूसरा होता है समसूत्री विभाजन। तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, याद करना 3 प्रकार का, असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। अंग्रेजी में नाम याद करते हैं। देखो असूत्री विभाजन को कहते हैं एमिटोसिस। क्या कहते हैं? एमिटो। आ रहा तो यहाँ पे इसलिए ए आ गया है। असूत्री विभाजन को एमिटोसिस, असूत्री विभाजन को एमिटोसिस। इसके बाद समसूत्री विभाजन को ए हटा दो, मिटोसिस। क्या हो जाएगा? मिटोसिस। समसूत्री विभाजन को मिटोसिस, और अर्धसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं? मियोसिस। क्या कहते हैं? मियोसिस। तो अंग्रेजी में याद कर लेंगे, एमिटोसिस, मिटोसिस, मियोसिस। ठीक है, एमिटोसिस, मिटोसिस, मियोसिस, एमिटोसिस, मिटोसिस और मियोसिस। ठीक, 3 प्रकार का ये हो गया। ठीक, तो आपसे पूछेगा कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार। कितने प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार। कौन कौन सा? असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। 3 प्रकार का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे असूत्री, फिर हम पढ़ेंगे अर्धसूत्री, और फिर समसूत्री पढ़ेंगे, क्योंकि इसका प्रोसेस भी जटिल है। और देखो अगर देखा जाए इंटर लेवल पर इसका भी प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा होता है, लेकिन हमें उतना नहीं सीखना है, हमें थोड़ा हाई स्कूल लेवल पर सीखना है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जितना एग्जाम में आता है। बात समझ पा रहे हो? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है? देखो असूत्री विभाजन में जैसे अभी हमने आपको बताया, ये केवल और केवल जो विभाजन होता है असूत्री वाला विभाजन, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें होता है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसमें होती है? तो आपको पता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है। ये मान लो हमने कह दिया प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, तो के पास क्या हुई है? के पास केवल एक केंद्रक हुई है।
एक केंद्रक हुई, और क्या हुई है? केंद्रक होगा, जीवद्रव हो सकता है, और क्या हो सकता है? और क्या होगा भाई? केंद्रक हो गया, जीवद्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, ये 2-3 चीजें होती हैं। बस नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होती। केंद्रक हो गया, इसके अलावा जीवद्रव होता है, और इसके अलावा प्रोटीन निर्माण के लिए राइबोसोम, क्या होता है? राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम हो जाएगा। 3-4 चीजें हैं, ठीक, बात समझ पा रहे हो? ज़्यादा नहीं होती। जबकि अगर तुम्हारा वो वाला कोशिका हो गई, कौन वाली? यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक में सभी प्रकार के अंग पाए जाते हैं। तो ये इनमें ज़्यादा लोग हैं नहीं, एक ही होगा तुम्हारा, केंद्रक हो गया, एक जीवद्रव हो गया, एक राइबोसोम हो गया, वे लोग होते हैं। बात समझ पा रहे हो नहीं? तो इनमें क्या है, किस तरीके से विभाजन करते हैं? तो देखो, इसमें विभाजन करने के लिए क्या है, आपको देखो ध्यान से, हमने आपको बताया बड़ी सी कोशिका है। जब बड़ी सी कोशिका, तो बीच में पिचकावत होगा, बीच में पिचकाई है, अब पिचका के अलग कर दिए। कैसे? मान लो देखो, जब घर में महिलाएं रोटियां बनाती हैं, तो बड़ा सा जब लोई हुई जाती, इतनी बड़ी मान लो, है देखिए, ज़्यादा इतनी बड़ी लोई हुई है तो ज़्यादा बड़ी रोटी बन जाइए, क्या करिए? ऐसा पकड़ के धीरे धीरे बीच में पचका रही है, फिर तोड़ के अलग कर लेती हैं। दो नहीं बन जाती कि नहीं? बात समझ पा रहे हो? लड़का लोग नहीं करता, इतनी बड़ी लोई तो इतनी बड़ी रोटी बना देते। हम लोग हॉस्टल में रहा था ना, तो जितनी जितनी बड़ी रोटी बन जाए, बस रोटी होनी चाहिए। आज ने देखा, लड़कियां लोग डिजाइन बनाती है गोल गोल एकदम, लेकिन लड़का लोग ऐसा नहीं करता, चाहे जैसे हो, बड़ी बने चाहे छोटी बने, बड़ी भुजी कैसी तो खाली है। समझ आ रही है? तो ये जैसे लोई से आप देख रहे हो ना, इतनी बड़ी सी लोई, ये तो बीच में धीरे धीरे दबा दबा करके दो नई बराबर की लोई बना लेती है। वैसे ही क्या, ये अगर मान लो कोशिका है, ये वाली कोशिका, तो बीच में धीमे धीमे दबेगी ये, ठीक है। अब इसका चित्र हम एकदम स्पष्ट कैसे बनाएं? तो स्पष्ट ऐसे, यहाँ पे देखो, शायद दिख रहा होगा, दिख रहा है, मान लो ये कोशिका है, ठीक। अब ये कोशिका बीच में धीमे धीमे दबेगी, तो इस तरीके से देखो, ऐसे मान लो बीच में थोड़ा थोड़ा दब गया, ये कि नहीं, देखो ऐसे, ठीक है। ये कोशिका है बड़ी सी। अब पहला प्रोसेस क्या हुआ होगा? पहले प्रोसेस में इसको बीच में ऐसे दबाया, जब ऐसे दबाया तो इधर वाला भाग आगे बढ़ा, इधर वाला भाग आगे बढ़ा, और दबा होगा, तब ये क्या होगा, फिर दो नई बन जाएगी इसी तरीके से। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, दो नई बन जाए। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि इनमें ज़्यादा कोई अंग होते नहीं है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ज़्यादा अंग होते नहीं, थोड़े से अंग है, तो आराम से दबा लो, बेहतरीन से वो दो अलग अलग पे टूट जाता है। बहुत जल्दी ये कोशिका विभाजन होता है। तो इस प्रकार का कोशिका विभाजन क्या कहता है? आसूत्री विभाजन। क्या कहता है? आसूत्री विभाजन। इसमें कोनो सूत्र नहीं है, आसूत्री विभाजन। बात समझ पा रहे कि नहीं? क्लियर? ये वाला कोशिका विभाजन जो होता है प्रोकैरियोटिक में होता है। किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत कौन आते हैं? जो सूक्ष्म जीव होते हैं वही तो आएंगे प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत। तो जीवाणु जो दिखाई न दें, जो साधारण आंखों से ना दिखाई देंगे, वही प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आएंगे। जीवाणु हो जाएंगे, विषाणु हो जाएंगे, कवक हो जाएंगे, शैवाल हो जाएंगे। ये लोग जो होते हैं, इनके अंदर कौन सा कोशिका विभाजन होता है? आसूत्री विभाजन। कौन सा होता है? आसूत्री विभाजन। ठीक है। अगर इधर मानव में आसूत्री विभाजन होता है? नहीं होता। मानव में आसूत्री विभाजन नहीं होता। मानव में कौन वाला होता है? समसूत्री विभाजन। कौन होता है? समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, ये दोनों होते हैं। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। मानव में सम और अर्ध ये दोनों होते हैं। कि तो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है? तो पूरी बॉडी में जो होता है, पूरी बॉडी, मानो कि पूरी जो बॉडी होती है, जो जैसे हमने बताया कई चोट लग गई वगैरह है, तो वहाँ पे जो भरने का काम होता है, तो किस कोशिका विभाजन द्वारा होता है? समसूत्री द्वारा। किसके द्वारा होता है? समसूत्री। मानो कि पूरी बॉडी में जो कोशिका विभाजन हो रहा होता है, उसका 99%, 98 कह दो, 98% जो होता है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। जबकि 2% जो होता है ये अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन कब होता है? ये जनन प्रक्रियाओं के दौरान होता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अर्धसूत्री विभाजन का होता है जनन प्रक्रियाओं के दौरान होता है। तो अभी हम यहाँ पे आपको बता दिया इसके बारे में, अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पता चल गया आपको। अब हम पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन। कौन पढ़ेंगे? अर्धसूत्री। समसूत्री विभाजन थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम आपको कल की वीडियो में बताएंगे। ठीक, बात समझ पाए? तो पहला आपको समझ में आ गया, इसमें हमने आपको लिखा भी दिया। इसे एक और नाम है इसका, प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन भी कहते हैं। क्या माने प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन क्या कहते हैं? देखो, जैसे मान लो ये देखो, ध्यान समझना, मान लो यह कोशिका है, या कौन वाली कोशिका? प्रोकैरियोटिक वाली। कौन वाली कोशिका? प्रोकैरियोटिक वाली। अब मेन लीडर कौन है? केंद्र के तो है, वो तो सब अंग है ही नहीं। तो प्रत्यक्ष केंद्र विभाजन यानी ये टूटी है, तो अगर 20 टूटी है, आधा केंद्र उधर का, आधा केंद्र किधर का। बात समझ पा रहे कि नहीं? आधा इधर, आधा इधर। अब इधर का तो दो, बाद में फिर जब नए बनेंगे तो अपना पूर्ण कर लेंगे वो एक दूसरे को, इसलिए इसको प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन भी कहते हैं। तो आपसे पूछ सकता है आसूत्री विभाजन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है जिसको प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन भी कहते हैं? किसको कहते हैं? आसूत्री विभाजन। किसको कहते हैं? आसूत्री विभाजन को। बात समझ पाए? क्लियर? अब देखेंगे हम लोग अर्धसूत्री विभाजन। तो सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? तो ये देखो, मान लो सबसे पहले समझिए अर्धसूत्री जो विभाजन है, इससे पहले समसूत्री विभाजन है, लेकिन उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है मानव में होता है लगभग 2%। कितना होता है? 2%। कब होता है? जनन प्रक्रियाओं के दौरान ये होता है। मानव या जीवों में होता है। जितनी भी कोशिकाएं यूकैरियोटिक वाली होती हैं,
तो यूकैरियोटिक यानी पौधों में भी तो होगा, हम कितने मानव में, तो पौधों में नहीं होगा, होगा। यानी जितनी भी कोशिकाएं यूकैरियोटिक वाली हैं, यानी जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे यूकैरियोटिक वाले जो भी हैं, उसमें कौन सा होता है, अर्धसूत्री होता है, समसूत्री भी होता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। तो यानी आप यहाँ से देख लो, ये वाला कोशिका विभाजन पहला वाला किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक में, ये किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक, और ये दोनों कायम होते हैं यूकैरियोटिक में। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। तो अगर आपसे कह दो यूकैरियोटिक के अंतर्गत मानव आता है, जीव जंतु आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, तो आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन भैया जो है जीव जंतुओं पेड़ पौधों में कोशिका विभाजन होता है, तो कौन वाला होता है, ये दोनों, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है। बात समझ पा रहे हैं, पहला वाला असूत्री विभाजन नहीं होता, ये किसमें होता है, यूकैरियोटिक वाले। ठीक, अब इसमें देखो, हाँ सॉरी, प्रोकैरियोटिक वाले। अब इधर देखें अर्धसूत्री विभाजन में सबसे पहले खोज किसने की थी, तो पहले अर्धसूत्री विभाजन हमने आपको बता दिया कब होता है, जनन प्रक्रियाओं के दौरान, जब एक जीव अपनी संतान उत्पन्न कर रहा होता है, तो उस दौरान ये वाला अर्धसूत्री विभाजन होता है। कब होता है, संतान उत्पत्ति के दौरान। जनन प्रक्रिया समझते हो, संतान उत्पत्ति के दौरान अपनी सही समान नई संतान जब कोई जीव उत्पन्न कर रहा होता है, तो उस समय क्या होता है, ये वाला कोशिका विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। खोज की किसने की थी सबसे पहले, तो खोज की थी बीजमैन ने। तो ऐसे समझ लो, एक बीज रखोगे भाई, किसी भी पौधे का जब बीज आप रखते हो तभी तो नई चीज निकलती है, यानी जनन तभी तो हो रहा होता है। तो इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, बीजमैन। तो ऐसे इनका नाम याद रह जाएगा, किसने की थी, बीजमैन। तो यानी जनन किसमें होता है, अर्धसूत्री विभाजन में। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, अर्धसूत्री विभाजन की खोज सबसे पहले किसने की थी, बीजमैन में। जबकि यहाँ पर अगर कोशिका विभाजन की केवल हम बात करें तो किसने की थी, वार्चे ने। सबसे पहले किसने बताया था कोशिका विभाजन के बारे में, वार्चे ने। और इसकी खोज किसने की थी, बीजमैन। बात समझ पाए। इसके अलावा नामकरण किसने किया था, फार्मर और मूरे। किसने किया था नामकरण, फार्मर और मूरे ने किया था। ठीक है, आगे देखो, इस प्रकार का कोशिका विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है, ये बात तो बता चुके हैं। जनन कोशिकाओं, मानव में क्या होता है, देखो मानव में क्या होता है, जो आदमी होता है, व्यक्ति, नर, ठीक है, उसमें क्या होता है, स्पर्म। क्या होता है, स्पर्म, ये कोशिका स्पर्म। और जो फीमेल होती है, फीमेल, इसमें क्या होता है, ओवम। ठीक, बात समझ पा रहे हैं, स्पर्म और ओवम। स्पर्म ये किसमें होता है, मानव में, और फीमेल में क्या होता है, ओवम। ये जब हम आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे स्पर्म और ओवम का होता है। ठीक है, क्लियर। तो अभी आप ये देखिए, मानव में होता है स्पर्म और फीमेल में ओवम होता है। तो ये दोनों कोशिका है, इन्हीं में क्या होता है, ये अर्धसूत्री विभाजन होता है। किसमें होता है, स्पर्म और ओवम। ठीक है, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि ये बताओ, ठीक है, मानव में तो जान लिया आपने, और जीव जंतु जो होंगे मान लो जानवर जो हैं, जानवर लोग होते हैं, तो उनके अंदर यही होगा, स्पर्म वगैरह। लेकिन हम ये कह दें कि पेड़ पौधों का हुई, तो पेड़ पौधों में भी क्या ये होगा, स्पर्म, तो उसमें नहीं होता। उसमें क्या होता है, उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक। ठीक है, ये होता है नर युग्मक और मादा युग्मक। तो जैसे यहाँ पर आपसे कह दिया जाए, अर्धसूत्री विभाजन जो जीव जंतुओं में होता है वो किसमें होता है, तो स्पर्म और ओवम। कौन सी कोशिकाओं में होता है, स्पर्म और ओवम में होता है। ऐसे पेड़ पौधों में कौन सी कोशिकाओं में होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक। ये आपको डिटेल में जब पढ़ाएंगे चैप्टर तब आपको वहाँ पता चलेगा। ठीक, यहाँ तक समझ पाए। इसके अलावा देखो, इस वाले जो अर्धसूत्री विभाजन, इसका नाम ही क्यों है, ऐसा क्यों रखा गया, अर्धसूत्री। अर्ध मतलब आधा, सूत्री मतलब सूत्र। ठीक है, आधा सूत्री विभाजन। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो तुम्हारे गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र, उनकी संख्या घट करके आधी हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, घटकर आधी रह जाती है, घटकर आधी रह जाती है। इसीलिए इसका नाम है अर्धसूत्री विभाजन। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब फिर घटकर आधी कैसे रह जाती है, इसको समझते हैं पहले। बात की बातें बाद में बताएंगे, अब घट के आधे कैसे रहती है समझते हैं। देखो, इसमें यहाँ पे समझ लेते हैं, ये मान लो मेल है, व्यक्ति, आदमी। ठीक है, ये मान लेते हैं फीमेल है, मेल हो गया, फीमेल हो गया। ठीक, अब मेल में आपको पता है, मेल में टोटल जो होते हैं गुणसूत्र कितने होते हैं, 46। अब फीमेल में भी टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, 46। दोनों में 46 होते हैं कि नहीं। ठीक, अब यहाँ पर इसके अलावा और आगे देखेंगे, इसको दो कैटेगरी में बांट देंगे 46 को। ठीक है, 44 और 2। ठीक, इधर भी दो कैटेगरी में बांट देंगे, 44 और 2। ठीक है, 44 और 2 इधर बांट देंगे। अब कह दो ये 44 तो ठीक है भाई, गुणसूत्र टोटल कितने हैं, 46। गुणसूत्र आप जानते हो ना कैसे होते हैं, हमने आपको बताया भी था, गुणसूत्र इस तरीके से होते हैं। अब गुणसूत्र भाई जैसे होंगे उसी हिसाब से व्यक्ति का शरीर होगा। भाई 46 गुणसूत्र है मानव में टोटल, कितने जोड़े, 23 जोड़े।
तो अगर 46 है तो इसी हिसाब से शरीर बना हुआ है ना। यही तो डिसाइड करता है गुणसूत्र वगैरह कि किसी कहाँ हाथ लगेंगे, कहाँ पैर लगेंगे। अब मान लो 46 की जगह कितने हो जाए, 56 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, अब आदमी के 3 हाथ, 2 हाथ की जगह 3 हाथ हो जाए करिया में। बात समझ पा रहे कि नहीं। अब दुगुना कर दो तो आदमी के अंदर जितने अंग में डबल हो जाएंगे। 2 आँख की जगह 4 आँखें, 1 नाक की जगह 2 नाक है। बात समझ पा रहे हो। 46 है, 46 की जगह डबल कर दो तो आदमी थोड़ा बन जाए, डबल आदमी बन जाइए भाई। एक ही आदमी के अंदर 2 दी जी। बात समझ पा रहे। आँखें 2 है तो इधर 2 इधर आ जाए 4, 1 नाक इधर, 1 नाक इधर, मुंह इधर, मुंह इधर, ऐसा आदमी बन जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। यानी अंग अलग अलग प्रकार के, वो आदमी जो है एक अजीब प्रकार का आदमी बन जाएगा। आदमी नहीं अच्छा हो जाएगा फिर वो, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पे 44 है, यहाँ पे 44 है, तो मेल और फीमेल में अगर देखा जाए 44 बिल्कुल सेम होते हैं। 44 बिल्कुल सेम होते हैं कि सेम के नहीं। देखो तो 44 सेम है, यानी अगर मेल और फीमेल में देखा जाए, अंतर अगर देखा जाए तो हाथ पैर जैसे आदमी के होते हैं वैसे महिलाएं के होते हैं, ठीक है। बाल जैसे आदमी के वैसे महिला, क्योंकि तो बाल के तो आदमी के छोटे होते हैं, नहीं भैया बाल वैसे ही होते हैं। लेकिन बस अंतर ही है कि महिलाएं जो है उनके बाल बढ़ने दिए जाते हैं और आदमी के बाल जो है वो काटे ही रहते हैं, तभी वो छोटे रहते हैं। बात समझ पा रहे हैं। यानी 44 गुणसूत्र बिल्कुल सेम है दोनों के, आदमी फीमेल। बस अंतर कितने का है, 2 का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे आदमी में जो होता है, आदमी में जो 2 होता है उसमें उसका नाम रखा गया XY समझाने के लिए, ठीक। और जो महिलाएं होती हैं उसका नाम रखा गया है उसमें जो XX। तो ये दोनों जो है, ये दोनों डिसाइड क्या करते हैं, ये दोनों डिसाइड ये करते हैं कि जो इन दोनों से मेल और फीमेल जब मिलेंगे तो इनसे उत्पन्न होने वाली जो संतान होगी वो मेल होगी, यानी आदमी होगी, या बच्चा होगा या बच्ची होगी। बात समझ पा रहे हैं। कौन डिसाइड करता है, ये 2। बात समझ पा रहे हैं। कैसे डिसाइड करते हैं तो समझते हैं पहले। देखो अब मान लो ये दोनों मेल हैं, ये फीमेल, ये दोनों मिले। अब इनसे जो संतान उत्पन्न होगी, जो संतान यहाँ उत्पन्न हो रही है, तो कैसे उत्पन्न होगी। मान लो अगर ये अपना गुणसूत्र पूरे 44 की 44 ये दे दे, 44 की 44 ये दे दे, ठीक, और 44 के 44 यही दे दे, ठीक है, पूरे ही दे दे। तो 44 कितने हो गए, 88 ये हो गया। और 2 ये दे दे, 2 ये दे दे, 88 और 2 92। तो फिर लड़का कैसे हुई है, लड़का जो है जिस पापा है उसकी मम्मी वही थोड़ा हुई है, वो अजीबे टाइप की हुई है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। इतने ज़्यादा हाथ पाए का निकल आवे का, 6 हाथ निकल आवे ओके। बात समझ रहे हो कि नहीं। इस लड़का पैदा हुई है तो एक ही लिए क्या किया गया, एमा का होगा कि भैया जो भगवान बड़ा होशियार रहा है कि भैया तुम लोगों के पास 44 यहाँ पे हैं, यहाँ शरीर बनाने वाले, तुम्हारे पास भी 44 हैं, तुम लोग अपन पूरे ना दे दो। अगर पूरे दे दो 44 तो फिर लड़का अजीबे ढंग के पैदा हुई है। तो इसलिए क्या किया गया कि आप जो है अपने आधे 2 गुण क्षेत्र और आप अपने आधे 2। तो ये मेल से कितने जाते हैं, मेल से कितने जाते हैं 23, मेल से कितने जाते हैं 23। अब फीमेल से भी कितने जाते हैं, इससे भी 23, ठीक है। तो 23 मिल जाएंगे यहाँ पर। तो 23 का 22 होगा भाई, 22 जाएंगे, कितने जाएंगे 22। बात समझ पा रहे हैं भाई। इसका आधा करोगे, इसका 44 का आधा करोगे तो 22 इधर आ जाएगा, 22 इधर आ जाएगा, तो 22 मिलकर के कितने हो जाएंगे 44। कितने हो जाएंगे 44। तो ये 44 तो ये डिसाइड हो गया कि अब क्या है, जो बच्चा ही होगा। जो बच्चा होगा उसके हाथ 2 ही होंगे, पैर 2 ही होंगे, 1 आँख, 2 आँखें, 1 नाक, मुंह, ये सब जैसा उनके पिता का बना हुआ है, माता का बना हुआ, इसी सब चीज़ें होंगी। बस अब निर्धारण कौन करेगा कि ये जो बच्चा बना है ये लड़का होगी कि लड़की होगी, है। तो इसके लिए क्या किया जाता है भाई, जो ये वाले 2 लोग हैं, ये लोग, तो इधर देखो फीमेल में क्या है, फीमेल का अगर कौन एक आएगा तो कौन वाला आएगा, X वाला ही आएगा। दोनों XX है, दोनों XX है। इधर अगर फीमेल का अगर X वाला आ गया, कौन भी चाहे यो वाला आ जाए चाहे यो वाला गुणसूत्र आ जाए, इसका XX आएगा। तो अगर X वाला आ गया तो इधर से मेल अब भेजता है अपना इससे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करेगा, ठीक है। तो मेल अगर यहाँ पर X भेज दिया, क्या भेज दिया, X भेज दिया। अगर मेल ने यहाँ पे X भेज दिया तो XX मिलकर के लड़की पैदा होगी, क्या पड़की, लड़की। बात समझ पा रहे कि नहीं। और अगर मेल का यहाँ पे X में जाकर के क्या चला गया, Y है, क्या चला गया Y, तो कौन पैदा हो जाएगा, लड़का वाह। बात समझ पा रहे कि नहीं। अगर XX आ गए, इन दोनों का बात हमने क्या बताया, महिला के पास जो लिंग निर्धारण करने के गुणसूत्र हैं वो XX है, और जो मेल होता है उसके पास XY होता है। कौन होता है, XY। महिला तो X से भेजेगी, महिला के पास क्योंकि X ही करेगा तो X से भेजेगी, और जो मेल है, ठीक है, वो कौन भेजेगा, या तो X भेज सकता है या तो Y भेज सकता है। तो अगर उसने मेल ने X भेज दिया तो X और X मिल करके X रहेगा कि नहीं। और XX किसका होता है, लिंग महिला का। बात समझ रहे हो कि फीमेल का। तो यानी तब बच्ची पैदा होगी। बात समझ रहे हो कि नहीं। अब अगर यहाँ पर क्या किया, आदमी ने यहाँ पर क्या भेज दिया भैया, Y भेज दिया, तो यहाँ पे XY हो जाएगा, क्या हो जाएगा XY। और XY किसका गुणसूत्र होता है, लिंग में किसका होता है भाई, बच्चे का। तो ऐसी संतान कैसी होगी, बच्ची होगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो किस तरीके से किसी व्यक्ति में जो संतान जन्म लेती है उसका लिंग निर्धारण किस तरीके से किया जाता है।
इसीलिए इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि आधा भैया मेल देता है, आधा कौन देता है? फीमेल देता है। आधे आधे लोग दे दें, आधे दे दें, तो आधा वो दे रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं इसको? अर्धसूत्री विभाजन। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? इतना बात आपको समझ में आया? ये वाली चीज नोट कर लो। एक चीज और चाहो तो लिख लो, ये वाले जो गुणसूत्र होते हैं, जो समान होते हैं, इसको कहते हैं ऑटोसोम। क्या कहते हैं? ऑटोसोम। ठीक। और जो लिंग निर्धारण करते हैं इसको कहते हैं एलोसोम। क्या कहते हैं? एलोसोम। ठीक है। जो समान होते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑटोसोम। और जो लिंग निर्धारण करते हैं उसको क्या कहते हैं? एलोसोम। क्या कहते हैं? एलोसोम। ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि भैया जो ये अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें लिंग निर्धारण करने वाले जो गुणसूत्र होते हैं उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? एलोसोम। क्या कहते हैं? एलोसोम। जो सेम होते हैं, जो हाथ पैर बनाते हैं, पूरा शरीर बाकी बनाते हैं, वो क्या कहलाता है? ऑटोसोम। ऑटोसोम कितने होते हैं? 44। कितने होते हैं? 44। एलोसोम कितने होते हैं? 2। मेल में कौन होता है? XY। मेल में कौन होता है? XY। फीमेल में कौन होता है? XX। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? इतनी चीज आप नोट कर लीजिए। इसका दूसरा और नाम है अर्धसूत्री विभाजन। इसका नाम क्या है? और नाम है, इसको न्यूनकारी कोशिका विभाजन भी कहते हैं। न्यूनकारी क्यों? देखो यहाँ पर 44 रहा है, इसे कम करके दी नहीं है। न्यून माने क्या होता है? कम। तो न्यूनकारी कोशिका विभाजन भी कहते हैं। उसमें भी कम करके दे रहा है, आधा दे रहा है, इसलिए न्यूनकारी कोशिका विभाजन भी कहते हैं। इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। क्रॉसिंग ओवर जो हमने समझाया, ये क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो इसको आप नोट कर लीजिए, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक।